वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 12 विषय हिंदी ऐच्छिक अंतराल पाठ 4 अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में भाग 2। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के प्रथम भाग में हमने यह जाना कि लेखक मालवा का रहने वाला है और वह मालवा के माध्यम से मनुष्य की विनाशात्मक सोच की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। लेखक का मानना है कि मनुष्य जो औद्योगिकरण की दौड़ में अंधाधुंध दौड़े जा रहा है, उसकी यह सोच उसे विनाश की ओर अग्रसर कर रही है। मनुष्य के द्वारा की गई उन्हीं भूलों को वह मालवा प्रांत के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। उसने स्पष्ट किया पाठ के प्रारंभ में कि मालवा में किस प्रकार से पहले वर्षा अधिक होती थी और उसे डग-डग रोटी पग पग नीर वाला मालवा कहा जाता था, परंतु उसी मालवा में आज पानी का अभाव दिखाई पड़ता है और अनेक समस्याओं से जूझता हुआ वह प्रांत नजर आता है। लेखक का मानना है कि वह केवल औद्योगिकरण का ही दुष्प्रभाव है। आज की कक्षा में औद्योगिकरण के उन्हीं दुष्प्रभावों पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जैसे जैसे मनुष्य औद्योगिकरण की ओर अग्रसर हुआ और उसने प्राकृतिक संपदा का दोहन करना शुरू किया, तो ऋतु चक्र प्रभावित हुआ और उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आए प्रदूषण के रूप में। मनुष्य ने अपनी फसल की मात्रा को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया। उन रासायनिक खादों का दुष्प्रभाव फसल पर पड़ा। फसल की बुआई और कटाई के समय में परिवर्तन हो गया और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से धरती के तापमान में वृद्धि हुई। धरती के तापमान में हुई वृद्धि से असमय वर्षा होने लगी। पेड़ों की कटाई से वर्षा का स्तर घटा, नदी नाले सूख गए और पग पग नीर वाला मालवा भी सूखा हो गया। चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार औद्योगिकरण के दुष्परिणाम हमें दिखाई पड़ रहे हैं। फैक्ट्रियों से उठता धुआं वातावरण में, वायुमंडल में प्रदूषण को फैला रहा है। वहीं हानिकारक गैसें हमारे जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। उद्योगों से निकला अपशिष्ट पदार्थ नदी नालों के जल को प्रदूषित कर रहा है और पेयजल को हमारे लिए नुकसानदायक बना रहा है। नदियों के अंदर रासायनिक पदार्थों की निकासी हो जाने से नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। पेड़ों को लगातार अंधाधुंध तरीके से काटा जाना और वृक्षारोपण के कार्य को रोक दिया जाना भी मनुष्य की बड़ी भारी भूल है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन बढ़ता जा रहा है। धार्मिक स्थलों पर पूजा सामग्री को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण पेयजल प्रदूषित हो जाता है। नदियों में तैरती वह धार्मिक सामग्री और प्लास्टिक की थैलियाँ, कूड़े कचरे का सामान, वह सब पेयजल को प्रदूषित कर देता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से और वृक्षारोपण न करने से मनुष्य को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेखक ने उन्हीं समस्याओं की ओर पाठ के माध्यम से हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि मनुष्य ने औद्योगिकरण के तरीके को अपनाया, परंतु उसकी अदूरदर्शिता के कारण वह अपने ही जाल में फंसता चला गया और प्रदूषण का शिकार हो गया है। आपने चित्र में प्रदूषण के सभी प्रकारों को देखा, समझा और जाना। अब लेखक हमें ये बताना चाहता है कि रेनेसां अर्थात पुनर्जागरण से तात्पर्य है बच्चों औद्योगिकरण की शुरुआत। 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की शुरुआत यूरोपीय देशों से मानी जाती है और हम सब लोग एक इस भ्रांत धारणा को अपने मस्तिष्क में बैठाए हैं कि ज्ञान का स्रोत उसी से आरंभ होता है, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। लेखक उसी बात की पुष्टि के लिए मालवा के राजाओं का उल्लेख करते हुए हमें अपनी बात स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करता है। रेनेसां से पहले मालवा प्रांत में हुए राजा विक्रमादित्य, भोज और मुंज के जल प्रबंधन की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। लेखक बताता है कि प्रकृति के प्रति उन राजाओं का दृष्टिकोण अत्यंत संतुलित था और सोच दूरदर्शिता से परिपूर्ण थी।
उन राजाओं ने भूमि के गर्भ में जल संचयन की व्यवस्था की, तालाब और बावड़ियों का निर्माण किया। आज के इंजीनियर ये समझते हैं कि वे पानी के प्रबंध को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी अवधारणा है कि ज्ञान पश्चिम के रेनेसा के बाद ही आया है। मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज बहुत पहले ही तालाब और बावड़ियों का निर्माण कर चुके थे, जो कि बरसाती पानी को रोककर धरती के गर्भ में पानी को जीवंत रख सकें। आज वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जाती है और पानी के संरक्षण के प्रश्न को उठाया जाता है। अब सरकारों द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट भवन निर्माण के समय अनिवार्य बना दिया गया है, परंतु इसी सोच को आज से वर्षों पूर्व हमारे राजाओं ने अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाया हुआ था। आप चित्र में देख रहे हैं कि विक्रमादित्य का नाम का उल्लेख लेखक ने किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि विक्रमादित्य परमार जो उज्जैन के राजा थे, जो ज्ञान, वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, उनका नाम विक्रम और आदित्य के समास से बना है, जिसका अर्थ पराक्रम का सूर्य या सूर्य के समान पराक्रमी है। उन्होंने विक्रमार्क अर्थात विक्रम जमा अर्क भी कहा जाता है। संस्कृत में अर्क का अर्थ सूर्य है। यहाँ विक्रमादित्य का उल्लेख करके लेखक ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि विक्रमादित्य, भोज और मुंज जैसे राजाओं ने जिन बावड़ियों का निर्माण किया, वो बावड़ियाँ जल संरक्षण का स्रोत थीं, और अकाल पड़ने पर, सूखा पड़ने की स्थिति पर इन बावड़ियों में संचयित किया हुआ जल सभी लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था, और इस प्रकार आगामी परेशानियों और समस्याओं से जूझने में ये जल मनुष्य की सहायता करता था। आज की संस्कृति में हमने बावड़ियों और तालाबों को गाद से भर दिया और उस परंपरा को लगभग समाप्त ही कर दिया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कनॉट प्लेस आप सबके जाना पहचाना स्थान है, उसके पास ही एक स्थल है जो अग्रसेन की बावली के नाम से पुरातत्व के स्थान के रूप में उल्लेखनीय है। आप चित्र में देख रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में बनी हुई अग्रसेन की बावली। बावली के अंदर सीढ़ी नुमा कुआं है, जिसमें 105 सीढ़ियां हैं। ये आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए चित्र आपको दिखाया जा रहा है, ताकि आपके मस्तिष्क में ये बात स्पष्ट हो जाए कि कुआं या बावली किसे कहते हैं। कुआं तो धरती के गर्भ में खोदा गया एक गहरा गड्ढा है, जिसमें पानी को संचित करके रखा जाता है। लेकिन जो बावलियां हैं, उनका निर्माण अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, जिसमें सीढ़ी नुमा कुआं का निर्माण किया जाता है, जिससे जल स्तर प्रभावित होता है। जितना जल स्तर होगा उतनी ही सीढ़ियाँ उसमें ढकती चली जाएंगी। 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने कनॉट प्लेस में बनी इस बावड़ी का निर्माण कराया था, और इसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया। अनगढ़ पत्थर से निर्मित यह दिल्ली की बेहतरीन बावलियों में से एक मानी जाती है। आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि अग्रसेन की बावली, निजामुद्दीन की बावली, कोटला फिरोज शाह बावली, राजों की बावली जो महरौली में स्थित है, गंधक की बावली जो महरौली में स्थित है, अनंगताल बावली यह भी महरौली में स्थित है, कुतुब की बावली यह भी महरौली में स्थित है, पुराने किले की बावली तुगलकाबाद में स्थित है, लाल किले की बावली, बंजारों की बावली, पीर गालिब बावली और बाड़ा हिंदूराव आदि ये सभी बावलियाँ दिल्ली में मौजूद हैं। आपको जब भी दिल्ली दर्शन का अवसर मिले, आप इन बावलियों को प्रत्यक्ष देख सकते हैं और राजाओं की दूरदर्शिता को समझ सकते हैं कि पुराने काल के राजाओं ने किस प्रकार अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से जल प्रबंधन की व्यवस्था अपने समाज में की थी, जिसकी ओर हमारा आज का समाज जागरूक हुआ है, और इस कार्य में जो की गई देर है उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। वाकपति मुंज का उल्लेख भी लेखक ने पाठ में किया। ये परमार राजा थे जो सियक द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिन्होंने राष्ट्रकूटों के पश्चात मालवा राज्य स्थापित किया। वाकपति मुंज ने धार में अपने नाम से मुंज सागर नाम का तालाब का निर्माण कराया, जो दृश्य में आपके समक्ष उपस्थित है।
इसके अलावा लेखक ने पाठ के अंदर राजा भोज का उल्लेख किया है, जो अत्यंत प्रसिद्ध और चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा भोज विक्रमादित्य के वंशज थे और 15 वर्ष की छोटी आयु में उनका राज्याभिषेक मालवा के राज सिंहासन पर किया गया था। राजा भोज नदियों को चैनलाइज या जोड़ने के कार्य के लिए भी पहचाने जाते हैं। आज उनके द्वारा खोदी गई नहरें और जोड़ी गई नदियों के कारण ही नदियों के कंजर्व वाटर का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। भोपाल शहर का बड़ा तालाब इसका उदाहरण है। भोज ने भोजपुर में एक विशाल सरोवर, आप चित्र में देख रहे हैं, एक विशाल सरोवर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका निर्माण राजा भोज ने कराया, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मील से भी अधिक विस्तृत था। यह सरोवर 15वीं शताब्दी तक विद्यमान था, जब उसके तटबंधों को कुछ स्थानीय शासकों ने काट दिया। राजा भोज द्वारा ही बनाया गया 1005 से 1055 के बीच यह भोज ताल, जो आपको दृश्य में दिखाई दे रहा है, उसका निर्माण भी राजा भोज ने करवाया। भोज ताल, जिसको बड़े तालाब के नाम से भी जाना जाता है, यह एक बहुत बड़ा तालाब है जो भोपाल मध्य प्रदेश के पश्चिमी तरफ मौजूद है और भोपाल वासियों के लिए भोज ताल व कोलार डैम पीने के पानी का स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार लेखक ने वर्तमान इंजीनियरों की सोच और अदूरदर्शिता को पुराने राजाओं विक्रमादित्य, मुंज और भोज की सोच से तुलनात्मक रूप में चित्रित करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर ये प्रमाणित कर दिया कि हमारे पुराने समाज के राजा इस विषय में दूरदर्शिता से चल रहे थे और उनके द्वारा भूमि के गर्भ में संचित जल आपात स्थिति में काम आता था। परंतु आज शहरों में आप देखते हैं कि समरसीवर इत्यादि खोदकर नदियों के भूमि के अंदर गर्भ में छिपे हुए जल को सोख लिया गया है और आज 100 मीटर की गहराई तक भी भूमि को खोदने के बाद जल स्रोत हासिल नहीं हो पाता। इससे स्पष्ट है कि हमने भूमि के गर्भ में छिपे जल का दोहन किया, उसे सुखा डाला। अब आपात स्थिति में हमें अकाल और सूखे जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी स्थिति के सुधार लाने के लिए आज हमारी सरकारों द्वारा जल संरक्षण प्रावधान को अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस पाठ के अंदर इस स्लाइड में, इस खंड 2 में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद आगे की जानकारी हम पाठ 4 के भाग 3 में लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अनुमति और पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति अवश्य करें ताकि अग्रिम पाठ को आसानी से समझ सकें। धन्यवाद।